Hello everyone, a very good evening to all of you and welcome to our daily current affairs MCQs which is being presented by me. My name is Khushbu and in this MCQs we are going to know a lot of topics about a lot of topics. बहुत सारी चीजें जो हैं हम जानेंगे through MCQs only. Okay, चलो. So let's get started with this thing. But before that, a little bit of information and the information is that पराक्रम बैच जो है वो 24th of July से start हो गया है एंड हमारा एक और बैच आ रहा है दैट इज द फ्रीडम बैच जो कि 15th of August से स्टार्ट होगा. Okay, so you can enroll in that as well or in this also. Philosophy optional September 1st week से second batch start होगी. Essay enhancement program you can join even now and this is core enrichment program of philosophy you can join this as well. Apart from that NCERT की जो classes हैं वो भी चल रही हैं, आप उसमें भी join कर सकते हो. Okay, chalo. So now let's get started with the very first question of the day and it is related to Kuril Islands. Consider the following statements with respect to Kuril Islands. The very first one is the islands are situated in the far eastern region of Russia. Second is the area is subject to territorial disputes involving Japan and North Korea. You have to find out that which of these statements are correct over here. कुरील द्वीप समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. पहला है ये द्वीप रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है. दूसरा है यह क्षेत्र जापान और उत्तर कोरिया से जुड़े क्षेत्रीय विवादों के अधीन है. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एंड यहाँ पर जो है ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप इसके अकॉर्डिंग जो है वो चूज कर सकते हैं. तो आंसर इज ए. यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. कुरील कहाँ पर है? इट इज नियर बाई दैट ऑफ द रशिया. ये कुरील आइलैंड सिचुएटेड इन द फार ईस्ट ऑफ रशिया एंड यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है एंड द कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन दैट ऑफ द रशिया एंड यूक्रेन. कुड चाइना टेक कुरील आइलैंड्स क्लेम्ड बाय दैट ऑफ द जापान एंड रशिया. सो जहाँ पर भी कोई भी चीज लगती है चाइना ये मेरा ही है. कहीं ये चाइना इज लाइक दैट दोज काइंड ऑफ पीपल. ये किसी के भी पैसे गिरे हो पर उसको उठा करके उसने बोलना है कि नहीं ये मेरे ही पैसे. तो इसका सिचुएशन जो है वो यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है. जापान सीज कॉन्फ्लिक्ट एज एन अपॉर्चुनिटी ओवर हियर. जापान जो है यहाँ पर सोच रहा है कि ये जो वर्ल्ड वॉर 2 में यहाँ पे ये जो कुछ टेरिटरीज थी ये इसने खो दिया था बिकॉज ये हार गए थे वहां पर. तो इनको लग रहा है कि भाई ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इस बीच में हम क्या कर सकते हैं कि जो नॉर्दर्न टेरिटरीज है उसको हम ले लें. दीज आइलैंड्स वर कैप्चर्ड बाय सोवियत एट दैट टाइम. जब ये पहला ये जो वॉर के फाइनल स्टेजेस हो रहे थे जिस टाइम जो जापान है हारने की कगार पे पहुंच चुका था तो उस टाइम सोवियत रशिया उस टाइम दैट वाज अ यूएसएसआर बिग कंट्री राइट. तो वो जो है इसको हथिया लिया था इन लोगों ने एंड जापान हैज नो इंटेंशन ऑफ रिजॉर्टिंग टू द मिलिट्री एक्शन इन ऑर्डर टू सेटल डाउन द डिस्प्यूट एट दैट पर्टिकुलर टाइम. तो उस टाइम जो है रशिया ने ले लिया तो जापान वाज लाइक कि अभी हम इस सिचुएशन में नहीं है कि उनसे भी फाइट करें बिकॉज ऑलरेडी अ लॉट ऑफ थिंग्स वर गोइंग ऑन बिटवीन जापान एंड दैट ऑफ द रशिया. ऑप्टिंग फॉर पीसफुल मीन्स इंस्टेड. बीजिंग जो है ये भी इस चीज को स्ट्रेटेजिकली इसमें जो है इंटरेस्ट ले रहा है रिलेटेड टू दिस टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑल. सो बीजिंग जहाँ पे कोई नहीं वहाँ पे ये जो है वो पहुंच ही जा रहे हैं. तो टेरिटोरियल क्लेम एज यू कैन सी कि ये जापान का ये पूरा जापान वाला एरिया है एंड हियर कम्स दैट ऑफ द रशियन टेरिटरी. तो यहाँ पे जो है इस चीज को बॉर्डर लाइन क्लेम्ड जो है ये जापान ने किया एंड रशिया ने यहाँ तक पहले जापान का था. ठीक है, जापान ने ना 1885 में बॉर्डर क्लेम कर दिया था कि हमारा ये पूरा एरिया जो है हमारे अंतर्गत आएगा करके. ओके, लेटर ऑन क्या हुआ कि रशिया ने वर्ल्ड वॉर 2 में यहाँ तक आकर के ये लोग हैं. अब यहाँ पर ये जो NCLOS जो है उसके अगर हिसाब से देखें तो ये उस चीज का भी तो एक तरीके से उल्लंघन है ना. वहाँ पे 200 नॉटिकल माइल्स तक का है तो यहाँ पर भी उल्लंघन हो रहा है. अब यहाँ पे चाइना सोच रहा है कि हम यहाँ पे भी एंटर मारेंगे. सही है इनका. खैर, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द अकीरा रैंसमवेयर जिसको कि हमने कल ही कवर किया है. द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट ओवर हियर इज statement 1. Akira ransomware exclusively targets Windows based systems. Second is the second statement, the main goal of Akira ransomware is to pilfer sensitive data.
ओके, सेंसिटिव डेटा है वो विक्टिम से लेना है फ्रॉम इट्स विक्टिम्स एंड एम्प्लॉय डबल एक्सटॉर्शन टैक्टिक्स इन ऑर्डर टू डिमांड दी रैंसम. यू हैव टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज ऑप्शंस आर करेक्ट ओवर हियर. अकीरा रैंसमवेयर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. कथन एक कहता है अकीरा रैंसमवेयर विशेष रूप से विंडोज आधारित सिस्टम को लक्षित करता है. दूसरा है कथन अकीरा रैंसमवेयर का मुख्य लक्ष्य अपने पीड़ितों से संवेदनशील डेटा चुराना और फिरौती मांगने के लिए दोहरी जबरन वसूली रणनीति अपनाना है. आपको बताना है कि इसमें से कौन से ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट है. ओके हाँ, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा. तथास्तु का अपना जो है करंट अफेयर्स का डेडिकेटेड चैनल है, वहाँ पे आपको पीडीएफ्स रोज मिल जाएंगे. ओके जो भी क्लासेस होंगी उनकी. आंसर क्या है यहाँ पर कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है एंड यहाँ पर जो है सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है. ओके अकीरा रैंसमवेयर तो हमने कल ही कवर किया हुआ है. अकीरा रैंसमवेयर विंडोज पे भी अटैक करता है, उसके साथ साथ जो लिनक्स डिवाइसेस हैं उसको भी अटैक करता है. एंड रैंसमवेयर इट स्प्रेड्स थ्रू द वेरियस मेथड्स. बहुत तरीके से ये जो है वो स्प्रेड करता है. जैसे एक फिशिंग ईमेल दे देगा, ड्राइव बाय डाउनलोड्स हो जाएंगे, इनसिक्योर रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शंस हो जाएंगे, इनसिक्योर. देखिए कभी भी जो है HTTPS जो आता है, आप लोग हमेशा देखते होंगे HTTP, ठीक है, तो HTTPS आता है तो दैट इज द सिक्योर्ड वन, वो सिक्योर्ड रहता है. ठीक है, बट यहाँ जहाँ पर HTTP आएगा दो साइट्स आर नॉट सिक्योर्ड. एंड काफ़ी टाइम जो आपको शो भी करते होंगे कि भाई ये जो है सिक्योर्ड नहीं है दिस पर्टिकुलर वेबसाइट. अपार्ट फ्रॉम दैट ये फिशिंग ईमेल्स भी भेजेंगे. कोई भी जो है रैंडमली ईमेल आएगा एंड वहाँ पे लिंक प्रोवाइड करके रखेंगे. इफ़ यू क्लिक्ड ऑन दैट एंड जो भी चीज़ें वहाँ पे होंगी वो जो अकीरा है दैट विल बी डाउनलोडेड एंड उसके बाद आपके डेटा जो है वो गए. ये फिशिंग इज समथिंग जो कि बहुत टाइम से बहुत सारी चीज़ों पे इस्तेमाल होता है. इन ऑर्डर टू गेट योर पासवर्ड्स ऑल्सो, लाइक फेसबुक पे भी फिशिंग पहले बहुत ज़्यादा होती थी. ड्राइव बाई डाउनलोड्स, सो दैट इज ऑल्सो बीइंग डन बाई दी अकीरा एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट ओवर हियर. थर्ड क्वेश्चन ये कोकोस आइलैंड से रिलेटेड है. माइंड इट इज रिलेटेड टू कोकोस आइलैंड. यहाँ पे ये जो कोको आइलैंड भी है एंड दिस इज द कोकोस आइलैंड. ओके इस चीज को ध्यान में रखिएगा. कोकोस आइलैंड्स with respect to the Cocos Islands, consider the following statements. The very first one is situated in the South Pacific Ocean, the island can be found. Second is the island forms a part of Costa Rica's territory. Third is the islands are categorized into two distinct groups. You have to find out that which of these, how many of the above statements are correct. कोकोस द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. पहला है दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित यह द्वीप पाया जा सकता है. दूसरा है यह द्वीप कोस्टा रिका के क्षेत्र का एक हिस्सा है. तीसरा है द्वीपों को दो अलग अलग समूहों में वर्गीकृत किया गया है. आपको बताना है इसमें से कितने स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं. तो आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि सिर्फ एक ही जो है वो स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है. एंड यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही जो हैं वो स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है. कोकोस आइलैंड्स को हम कीलिंग आइलैंड्स के नाम से भी जानते हैं एंड ये कहाँ पर है, इंडियन ओशन में है. एंड इसमें टोटल 27 अटॉल्स है, कोरल अटॉल्स हैं. एंड दीज आइलैंड्स आर कंसीडर्ड एज एन एक्सटर्नल टेरिटरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया. किसकी है, ऑस्ट्रेलिया की है. अभी रिसेंटली मिलिट्री एयरक्राफ्ट, इंडिया के जो 2 मिलिट्री एयरक्राफ्ट थे वो कोकोस आइलैंड में गए थे इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज. द आइलैंड्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 ग्रुप्स. यहाँ पे जो आइलैंड्स है कीलिंग आइलैंड्स यानी कि कोको आइलैंड्स, उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. एक है नॉर्थ कीलिंग आइलैंड्स एंड दूसरा है साउथ कीलिंग आइलैंड्स. ओके सो हियर यू कैन सी द Coco Keeling Islands. This is the Australia. Here you can see this is the Australian part and this is the Cocos. यहाँ पे जो है कोको आइलैंड है जो कि म्यांमार को यानी कि बर्मा यानी कि म्यांमार को इंडिया की तरफ से एज अ गिफ्ट दे दिया गया था. तो दैट इज डिफरेंट एंड दिस इज डिफरेंट. Now the next question with reference to the World Coin Project.
रिसेंटली न्यूज़ में था वर्ल्ड कॉइन प्रोजेक्ट, आपको बताना है कि इसमें से कितने स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट हैं। तो पहला है द प्रोजेक्ट इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट लेड बाय कंट्रीज इन द ग्लोबल साउथ इंटेंडिंग टू क्रिएट अ शेयर्ड डिजिटल करेंसी फैसिलिटेटिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस अमंग इट्स member nations. Second statement is additionally the project seeks to build a digital network that fosters inclusive participation, granting everyone a stake and the opportunity to engage the digital economy. You have to tell that how which of these statements are correct over here. वर्ल्ड कॉइन प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह परियोजना ग्लोबल साउथ के देशों के नेतृत्व में एक सहयोगात्मक प्रयास है जिसका उद्देश्य अपने सदस्य देशों के बीच सीमा पर लेन देन की सुविधा प्रदान करने वाली एक साझा डिजिटल मुद्रा बनाना है। दूसरा है, इसके अतिरिक्त परियोजना एक डिजिटल नेटवर्क बनाने का प्रयास करती है जो समावेशी भागीदारी को बढ़ावा देती है जिससे सभी को हिस्सेदारी और डिजिटल अर्थव्यवस्था में शामिल होने का अवसर मिलता है। आपको बताना है इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं। आंसर इज ऑप्शन बी, सिर्फ दो ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट है। हमारा पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यहाँ पर क्या कह रहा है, वर्ल्ड कॉइन इज अ क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट कॉल्ड आइरिस बायोमेट्रिक क्राफ्टेड बाय द टूल्स फॉर ह्यूमैनिटी। तो ये जो वर्ल्ड कॉइन है ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट है दैट आस्क फॉर द आई स्कैन्स इन ऑर्डर टू साइन अप। आपको सिर्फ आई स्कैन करानी है, आइरिस स्कैन होगा और आप जो है उसमें साइन अप कर सकते हैं। हर किसी का यूनिक आईडी रहेगा यहाँ पर। एंड ये जो है चैट जीपीटी जिन्होंने लेकर आए हैं उनका ही ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है क्योंकि इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, एक डिजिटल नेटवर्क क्रिएट करना विच विल बी फॉस्टरिंग द इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन एंड इट विल ग्रांट एवरीवन द अपॉर्चुनिटी टू पजेस अ शेयर एंड एंगेज इन द डिजिटल इकोनॉमी। वर्ल्ड कॉइन हर किसी के लिए सेम ही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द पेडिक्युलरिस रेवेलियाना। Which of the given statements provides the most accurate description of Pedicularis revieliana? It is a brand new species of millipede. Second is it is a recently discovered virus. Third is it is a bacterial disease. Fourth one is it is the plant species in the parasitic. दिए गए कथनों में से कौन सा कथन पेडिक्यूलिस रेवे लियाना का सबसे सटीक विवरण प्रदान करता है? पहला है, यह मिलीपेड की बिल्कुल नई प्रजाति है। दूसरा है, हाल ही में खोजा गया एक नया वायरस है। तीसरा है, एक जीवाणु रोग है। एंड लास्ट वन है, पौधे की प्रजाति हेमी पैरासिटिक है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो है वो एकदम एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है व्हेन इट कम्स टू दिस थिंग। तो आंसर इज ऑप्शन डी, पौधे की प्रजाति हेमीपैरासिटिक है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं BSIP साइंटिस्ट्स डिस्कवर न्यू स्पीशीज ऑफ फ्लावर फ्रॉम द सिक्किम। सिक्किम में जो है ये एक नई स्पीशीज फ्लावर की हमको देखने को मिली है। दैट्स रियली वेरी गुड। तो हमारे देश में आप समझ सकते हैं कि हर साल कुछ ना कुछ नया डिस्कवर हो ही रहा है। अब किसी भी, अब फ्लोरा की बात करें चाहे फौना की बात करें, एवरीथिंग। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है टॉपिक फॉर आर प्रीलिम्स, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। इस प्लांट के फीचर्स क्या है? इट इज अ थिक वुडी, इट इज द फीचर्स आर द थिक वुडी स्टेम्स। इसके स्टेम्स जो हैं वो थिक है एंड वुडी है। ये इसके जो स्टेम्स हैं विथ स्मॉल पिंकिश पर्पल फ्लावर्स अडॉर्निंग देम। पिंकिश पर्पल फ्लावर जो है इसमें है। एंड इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ हेमीपैरासिटिक प्लांट्स केपेबल ऑफ गैदरिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम नियर बाई ट्रीज एंड प्लांट्स रूट्स इन एडिशन टू प्रोड्यूसिंग इट्स ओन फूड। खुद का भी फूड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, उसके साथ साथ उसके आसपास जो भी ट्रीज एंड प्लांट्स होंगे तो उनके रूट से भी जो चीज़ें हैं वो सक करके कंज्यूम करते हैं, ठीक है। मतलब साथ में दोस्त बन के रहेंगे लेकिन आपको चूसते रहेंगे। ओके तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन, दैट इज MEE. The very first statement is the organization behind it is the World Wide Fund for
nature. Second is it involves evaluating the country's protected areas. Third is India holds a unique distinction as the sole nation globally to successfully accomplish 5 cycles of MEE, that is management effectiveness evaluation, for its tiger reserves. You have to tell that which of these, how many of these statements are correct over here. प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन यानी कि MEE के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. पहला है इसके पीछे का संगठन वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ फॉर नेचर है. दूसरा है इसमें देश के संरक्षित क्षेत्रों का मूल्यांकन करना शामिल है. तीसरा है भारत अपने टाइगर रिजर्व के लिए MEE के 5 चक्रों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला विश्व स्तर पर एकमात्र राष्ट्र के रूप में अद्वितीय गौरव रखता है. आपको बताना है इसमें से कितने स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट है, एंड दैट इज 2 ओनली. सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट है. हमारा पहला स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है, क्योंकि ये जो फ्रेमवर्क है दिस MEE, इसको किसने प्रोवाइड किया? वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्शन एरियाज ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज IUCN. ठीक है, IUCN ने ये काम किया है. स्टेटमेंट 2 यहाँ पर हमारा करेक्ट है, एंड स्टेटमेंट 3 जो है दैट इज ऑल्सो करेक्ट. ये MEE के जो 5th साइकिल था जिसको कि 2022 में कंडक्ट किया है, यहाँ पर ये पता चला कि जो इंडिया का स्कोर है दैट इज 78.01%, जो कि इस पर्टिकुलर रेंज के अंडर आता है अक्रॉस दैट ऑफ द 51 टाइगर रिजर्व्स. 12 जो टाइगर रिजर्व्स हैं इसको एक्सीलेंट कैटेगरी में रखा गया है. इसके अलावा 21 जो है वो वेरी गुड कैटेगरी में है, 13 जो है वो गुड कैटेगरी में है, 5 जो है वो ठीक ठाक है, फेयर सिचुएशन है, उस कैटेगरी में इनको रखा गया है. क्वेश्चन नंबर 7 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेल फ्री DNA, CFDNA भी जिसको कहा जा रहा है. सेल फ्री DNA कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड फ्रैगमेंट्स फाउंड इन द सर्कुलेटरी सिस्टम. Second is cell-free DNA can be utilized in prenatal testing to screen for genetic abnormalities like Down's syndrome. You have to find out कि इसमें से कौन सा जो है वो incorrect statement है. कोशिका मुक्त DNA के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. पहला है कोशिका मुक्त DNA में संचार प्रणाली में पाए जाने वाले न्यूक्लिक एसिड के टुकड़े होते हैं. दूसरा है सेल मुक्त DNA का उपयोग डाउन सिंड्रोम जैसी आनुवंशिक असामान्यताओं की जांच के लिए प्रसव पूर्व परीक्षण में किया जा सकता है. इसमें से आपको गलत कथन को सेलेक्ट करना है. आंसर है डी, इनमें से कोई भी जो है वो गलत स्टेटमेंट नहीं है. So cell-free DNA promises to transform how we find diseases. कैसे जो है वो पता चलेगा. यहाँ पर क्या है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें न्यूक्लिक एसिड्स जो पाए जाते हैं उसके फ्रैगमेंट्स को सेल फ्री DNA कहा जा रहा है. एंड ये जो सेल फ्री DNA फ्रैगमेंट्स हैं इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है एंड कैन बी रिलीज फ्रॉम द सेल्स थ्रू द वेरियस मैकेनिज्म्स. एंड ये किस तरीके से प्रोड्यूस हो सकते हैं? एज अ सेल डेथ लीडिंग टू द डिग्रेडेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स एज वेल. सो दैट कैन बी डन. यहाँ पे हमारा जो सेकेंड स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट. यहाँ पे जो है ये मेरे ख्याल से इसमें गड़बड़ हो गया है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ठीक है, सो द सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. यहाँ पे जो है करेक्शन करके आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द आंसर, सो डोंट वरी अबाउट इट. सो CFDNA it serves as a valuable tool for comprehending human diseases and it leverage on the understanding to enhance the diagnosis, monitoring and the prognosis as well. Apart from that यहाँ पर क्या है, इसमें prenatal testing हो सकते हैं. इन जो प्रीनेटल टेस्टिंग्स होती हैं उसमें सेल फ्री DNA को एम्प्लॉय किया जा सकता है इन ऑर्डर टू स्क्रीन फॉर जेनेटिक एबनॉर्मैलिटीज जैसे कि ट्राइसोमी 21 यानी कि डाउन सिंड्रोम के बारे में भी जो है वो पता किया जा सकता है यहाँ पर. क्योंकि जब भी प्रीनेटल टेस्टिंग जो है बेबी पैदा होने से पहले की बात है ये, ठीक है, तो इसमें जब टेस्टिंग होती है तो इसके थ्रू टेस्ट किया जा सकता है कि बच्चे को किसी तरह कोई एबनॉर्मलिटीज है तो नहीं. तो दैट कैन बी डन. इस क्वेश्चन को है एक बार अच्छे से चेक करके आई विल बी गिविंग यू द आंसर प्रॉपरली. ठीक है, इसमें
Now the last question of the day is with reference to tomato inflation. Consider the following statements tomato inflation से related. तो पहला यहाँ पर जो है statement, fluctuations in tomato prices have notable effects on the consumer price index. Second one is that India experiences two major tomato crops each year, that is the Kharif and Rabi. Third one is encouraging cultivation in polyhouses and greenhouses can effectively manage pest attacks and boost yields as well. You have to find out that how many of these statements are correct over here. टमाटर की मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. पहला कथन कह रहा है टमाटर की कीमतों में उतार चढ़ाव का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि CPI पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है. दूसरा है भारत में हर साल टमाटर की दो प्रमुख फसलें होती हैं, खरीफ और रबी. तीसरा है पॉली हाउस और ग्रीन हाउस में खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कीटों के हमलों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है और पैदावार को बढ़ाया जा सकता है. आपको बताना है इसमें से जो है कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर करेक्ट है. वाई आर टोमेटो प्राइसेस स्टिल हाई, ये चीज़ तो मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आपको एक दिन समझाई थी. पूरा टमाटर लगाया हुआ था मैंने DNA में. सो आई डोंट थिंक सो दैट आई हैव टू एक्सप्लेन दिस ऑल ओवर अगेन. सो दिस इज इट फॉर आर today's daily current affairs MCQs. I hope that you people enjoyed it and got to learn a lot of things, and do give it a thumbs up अगर आपको पसंद आता है, and do like and comment as well. So bye bye, take care and have a great time.